दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ अक्टूबर साइंस एंड टेक पोर्शन और हम न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है मेडिसिन ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के मॉड्यूल 2 में आयुष को जगह मिली है। तो आयुष डेवलपमेंट मॉड्यूल 2 रिलाइज इम्प्लीमेंटेशन नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक नमस्ते पोर्टल और अहिम्स आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है पहले ये देख लेते हैं। जो अहिम्स है ये स्टैंडर्डाइजेशंस है फॉर आयुष मिनिस्ट्री। ये टेक्नोलॉजी आईटी प्लेटफॉर्म है जो पूरे फंक्शंस टेक केयर करेगा ऑफ आयुष फैसिलिटीज़। और जो नमस्ते पोर्टल है ये स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कोड्स हैं जो आयुष मिनिस्ट्री में यूज़ होंगे। मिनिस्ट्री इन दी सेंस कि आयुष जो वे है ट्रीटमेंट्स का उनके लिए यूज़ होंगे। वो स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज़ को लेके ये पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है नमस्ते पोर्टल। और अहिम्स कॉम्प्रीहेंसिव आईटी प्लेटफॉर्म है जो पूरे फंक्शंस टेक केयर करेगा ऑफ आयुष हेल्थ केयर फैसिलिटी डिलीवरी सिस्टम। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग एनालिसिस, मतलब पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है जो डिसाइड करती है कि किस स्टैंडर्ड में सारे डाटाज रिकॉर्ड होंगे और रिपोर्ट किए जाएंगे। जो अचानक से आउटब्रेक, जैसे कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे अपने डाटा शेयर किए थे सारी कंट्रीज़ ने, जहाँ पे केसेस आ रहे थे और जहाँ पे नहीं आए थे उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए। तो उसी हिसाब से ये सारे स्टैंडर्ड शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें आईसीडी में आयुष को भी मॉड्यूल मिला है। मॉड्यूल यानी कि अ फॉर्म ऑफ प्लेस जो दी गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन को आईसीडी के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का डायग्नोस्टिक कैटेगरीज़ में एक स्टैंडर्ड बिल्ट हो जाएगा इंटरनेशनली कंपेरेबल मैनर में। जो पहले ये चाइना को भी मिल चुका है, चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन को, और जापान और कोरिया में भी ये यूज़ किया जाता है मॉड्यूल 1 में। तो ये है इसका फ़ायदा। बट आपको ज़्यादा फोकस करने की जो चीज़ है वो है नमस्ते और अहिम्स पोर्टल। तो अहिम्स जो है वो आयुष का पूरा फंक्शन टेक केयर करता है और नमस्ते पोर्टल स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज़ और कोड्स पर ध्यान देता है आयुष के। दूसरा आर्टिकल है आयुष्मान भाव कैंपेन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कैंपेन है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक है आयुष्मान आपके द्वार, जिसका मतलब है कि आयुष्मान कार्ड जितने लोगों के अभी बाकी हैं उनको मिलना, उन्हें वो मिल जाने चाहिए। आयुष्मान आपके द्वार 3.0। फिर आयुष्मान मेला, जिसका काम है हेल्थ आईडीज़ इशू करना लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है और जो बेनिफिशरीज़ हैं आयुष्मान के। और आयुष्मान सभा तीसरा कंपोनेंट है जो अवेयरनेस जनरेट करेगा। एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यूथ ग्रुप्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब मिलके अवेयरनेस जनरेट करेंगी आयुष से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी बिकम्स अ मेंबर ऑफ फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। आईपीसी क्या है? ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये क्या करते हैं? ये पूरी तरह से मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ये एक्चुअली में ये फार्माकोपिया जो कमीशन है ये सारे ड्रग्स का स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और पूरी तरह से इनका रिकॉर्ड रखते हैं। स्ट्रेंथ और प्योरिटी, जैसे अभी आप मुझे बताएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो इंडियन ड्रग आया था उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हुई थी, वो किस कंट्री में हुआ था वो आप मुझे बताओगे? उसका केस भी आईपीसी के पास गया था। और ये जो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है एक्चुअली ये एक पूरी तरीके से स्टैंडर्ड बनाता है फॉर फार्मेसी और ड्रग डिलीवरी के लिए। हार्मोनाइज़ करना है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को। इस वजह से बर्डन जो एनालिटिक्स हैं ये सब कुछ है, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली ये डिसाइड करता है। और ये 1989 में बनाया गया था यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन और जापान के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑब्जर्वर है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा आईपीसी को
इंडियन फार्माकोपियन कमीशन उसे, और एक्सेप्टेंस मिलेगी इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड, ये एक फ़ायदा है इसका। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना रखा है मैंने, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, बहुत डिटेल में समझाया है, अराउंड 10 से 12 मिनट का लेक्चर है, पूरी तरह से आप समझ जाओगे, बट यहाँ पे मोटा मोटा भी मैं समझा देता हूँ। सो जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने डिसाइड किया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोक्योर करने का, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवाएंगे फॉर निपा आउटब्रेक। निपा एक जूनोटिक वायरस है जो केरला में इसका फर्स्ट केस आया था। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, ये आर्टिफिशियली बनाई गई एंटीबॉडीज़ हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी के बी सेल्स को एक बार लिया जाए और फिर उसकी पूरी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के बाद वैसी ही काफ़ी सारी क्लोन बॉडीज़ बनाई जाए आर्टिफिशियली लैब के अंदर इन विट्रो, और फिर वापस डाल दी जाए, तो ये कहलाएंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो एक बी सेल के हिसाब से बनाई गई हैं। बट बी सेल में भी अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं और सारे बी सेल्स एक जैसे नहीं होते, तो इसी वजह से इनका नाम है मोनो यानी कि सिंगल। ये एक बी सेल से बनाई गई हैं लाखों की संख्या में काफ़ी सारी अलग अलग बॉडीज़। आप बस ये समझो कि एक बी सेल को निकाल के काफ़ी सारे पार्ट्स में बना दिया गया है आर्टिफिशियली, और इसी की जगह पे जस्ट अपोजिट होती हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, जिनका काम है ये अलग अलग एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर होती हैं जो डिफरेंट बी सेल लीनिएजेस में अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उस हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं एबोला और कैंसर और HIV के लिए, और इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आई वुड सजेस्ट दैट वीडियो, और आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। जस्ट 10 to 12 मिनट्स की वीडियो है, बट काफ़ी डिटेल में समझा है। तो ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन, ये वर्ल्ड की सेकंड वैक्सीन है जिसे WHO ने रिकमेंड कर दिया है। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है ये मलेरिया की वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है, जेनर इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसके साथ, और ये यूज़ होने वाली है घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में। और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है जो एनोफिलीज मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर एक आर्टिकल आया है कि न्यूज़पेपर्स जो यूज़ होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट जो MP वाले लोग हैं जो पोहा खाते हैं बहुत ज़्यादा, पोहा आपको मोस्टली न्यूज़पेपर्स में वो दे देते हैं, बट वैसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी जो इंक है वो कार्सिनोजेनिक होती है और उससे कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, और उसमें कंटेमिनेशन का भी इशू है। तो वही इसको लेके रेगुलेशंस हैं कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में कॉज कैंसर, लिवर फेलियर, और यूज़ ऑफ 2018 यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर और सिमिलर मटेरियल्स फॉर स्टोरिंग रैपिंग फूड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और जो कंपोनेंट्स इनमें होते हैं जैसे कि लेड, नेफ्थलीमाइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ये काफ़ी सारी इश्यूज़ हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, लंग डैमेजेस हो सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज़। अगला आर्टिकल है प्रोटीन बाइंडर्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने क्लैरिफाई किया है प्रोटीन बाइंडर्स को यूज़ करने से प्रोहिबिट किया है इन मिल्क प्रोडक्ट्स। प्रोटीन बाइंडर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लूटेन के बारे में सुना होगा। ग्लूटेन एक प्रोटीन बाइंडर है जो स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू व्हीट। हम जब रोटी खाते हैं जिस आटे की, उसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। जब बोलते हैं ना कि आटा लगा दो, तो वो पानी के साथ जब हम मिलाते हैं तो वो उससे ग्लूटेन डेवलप हो जाता है, इसलिए वो लचीलापन और वो खिंचाव आ जाता है। ये एक प्रोटीन बाइंडर है। प्रोटीन बाइंडर्स के काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं। ऐसे ही एक प्रोटीन बाइंडर को मिल्क में भी यूज़ किया जाता था, तो उसके प्रोहिबिशन किया गया है क्योंकि प्रोटीन बाइंडर्स से काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं डाइजेशन में। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, वो ग्लूटेन नहीं खा पाते। मोस्ट ऑफ दी पीपल जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, यानी कि नॉर्थ में, ग्लोबल नॉर्थ के लोग बहुत ज़्यादा ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, स्लिप ऑफ अ टंग, इंटॉलरेंट होते हैं। ये एक इशू है। इस वजह से प्रोटीन बाइंडर्स को मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज़ करने से मना किया गया है।
नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये नेशनल मिशन NMICPS लाया गया है। CPS का मतलब क्या होता है? ये कलेक्शन होता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, फिजिकल वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो सकता है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ हो सकता है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब का यूज़ हो सकता है। हेल्थ केयर में इसका यूज़ हो सकता है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो काफ़ी सारा प्रोसेस जो डेटा है वो जल्दी हो पाएगा, आपको ब्रॉड एस्पेक्ट में नॉलेज मिल पाएगी वो। तो ये है NMICPS, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। नेक्स्ट आर्टिकल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है ग्रेविटी बैटरीज़ का। व्हाट आर ग्रेविटी बैटरीज और क्या है इनका इशू, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गया? ग्रेविटी आप जानते हो इज़ अ फोर्स जो अपनी तरफ नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट्स को। तो लेट्स से, प्लीज़ पार्डन माय ड्राइंग, बट कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। लेट्स से ये लैंड है, यहाँ पर कंक्रीट का एक टावर बनाना चाहते हैं जो कंक्रीट के ब्लॉक का होगा ऐसे। ये इंटरेस्टिंग भी है, इसमें फ्लॉज भी हैं, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऐसे ब्लॉक्स होंगे, ये कंक्रीट के ब्लॉक्स होंगे जो बनाए जाते हैं, और ऊपर यहाँ पे क्रेन्स लगी होंगी। उन क्रेन्स में पुली होगा, एक पुली यानी कि एक टरबाइन टाइप का, और उसमें वायर लगा होगा। ये क्या करेंगी कि ये पुलिस जाके इन ब्लॉक्स को एक करके एक को उठाएंगे और यहाँ से और लूज छोड़ देंगे नीचे। तो ग्रेविटी अपने आप, क्योंकि इनका वेट होगा कम से कम 50 से 60 किलो या उससे भी ज़्यादा एक ब्लॉक का, तो जब ग्रेविटी इन्हें नीचे खींचेगी तो अंदर यहाँ पर एक टरबाइन लगा होगा। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे अंदर एक टरबाइन लगा हुआ है, मोटर। तो जब ये नीचे खींचेंगे तो वो टरबाइन घूमेगा, उसके घूमने के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इस मोटर में, और उसे इस बैटरीज में स्टोर कर लिया जाएगा। तो नीचे गई तो वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर अगर मान के चलिए ये होल्ड रहता है, यहाँ पर एक कंक्रीट ब्लॉक को होल्ड करके रखते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की है वो मेंटेन रहेगी एट अ कांस्टेंट हाइट, क्योंकि इसी हाइट पे फिक्स पकड़ रखा है, बनी रहेगी। और जैसे ही हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो नीचे आएगा और वो टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी और यूज़ कर लेंगे। पर ये बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टाइप की सिचुएशन है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, बट अब इसमें इशू ये है ग्रेविटी बैटरीज़ में, इसी वजह से इनका एप्लीकेशन उतने वाइड स्केल पे नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है जो कार्बन डेवलप करे और ग्रीन हाउस इफेक्ट को हैम्पर करे। बट इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है कंक्रीट ब्लॉक्स का। कंक्रीट ब्लॉक्स बनाने में ही इतना सारा कार्बन जनरेट होगा, यानी कि एक कंक्रीट ब्लॉक बनाने में अराउंड 300 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर लगेंगे अराउंड कम से कम 900 या 1000 कंक्रीट ब्लॉक्स। तो 3 लाख किलो से भी ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डिंग दिस। और फिर उसके बाद एक बात बताइए कि ये ग्रेविटी से नीचे तो चले जाएंगे, बट फिर जब ये ऊपर आने होंगे तो ये ऊपर कैसे आएंगे? उसके लिए भी तो एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो उसे खींचेगा, वो कहाँ से आएगा? अगर मान के चलिए हम यही यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ है, तो वो तो वहीं का वहीं यूज़ हो गया। एक बार नीचे जाने में इलेक्ट्रिसिटी बन गई और वापस आने में इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई, तो कुछ इसका बेनिफिट ही नहीं रहा, और ये बेनिफिशियल भी नहीं रहा। और मान के चलिए ये जो ब्लॉक्स हैं इन्हें लगाने की जो जगह डिसाइड हो रही है वो है विंड मिल फार्म्स, जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। मान के चलिए ये वायर लूज़ कर रहा है हैंग में, मतलब हैंग कर रहा है लूज़ बिल्कुल एटमॉस्फेयर में, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, वहाँ पे ये मूव कर करके टकरा जाए यहाँ पे टावर से और ये गिर जाए तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चला जाएगा।
इसमें ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो हिडन ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्हेंस करने की फ्लॉ है, ये सबसे बड़ा अभी एक हिंड्रेंस है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। इसी वजह से इसे वाइड स्केल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं, बट वाइड स्केल पे इसका यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें फ्लॉ है, काफ़ी सारे फ्लॉ हैं। कंक्रीट को बनाने में ही बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, फिर उसके बाद नीचे तो ग्रेविटी से आ जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एक इशू है। उसके बाद इसकी खुद की सेफ्टी एक इशू है हवाएं चलने की वजह से। तो अब विंड मिल फार्म में क्यों लगा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे क्योंकि विंड मिल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है बिकॉज ऑफ देयर टरबाइन। तो वो जो फ़ैन होता है उसकी वजह से तो बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह गैप रहता है, वो जगह फिल करने के लिए, क्योंकि हमें अलग से फिर लैंड ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, वो भी एक इशू है। तो वहाँ पे लगाने का सोच रहे हैं, बट वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लॉस होने का ही डर है, तो एक ये बड़ा इशू है। तो ग्रेविटी बैटरीज अभी एक कॉन्सेप्ट है, बट काफ़ी सारे फ्लॉ के साथ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटी बैटरीज का जस्ट काम है कि ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जस्ट बिकॉज ऑफ टरबाइन जो मूव होगा इन कॉन्क्रीट ब्लॉक्स के नीचे ऊपर जाने से। तो दीज आर ग्रेविटी बैटरीज। देख लेते हैं नीचे जाके और आर्टिकल्स। निएंडरथल्स आप जानते होंगे, ये प्रिकर्सर हैं होमोसेपियंस के। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि होमोसेपियंस के अंदर निएंडरथल्स का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डीएनए रिमेन हम कैरी करते हैं। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो अभी भी हम कैरी करते ही होंगे, जब हम इतनी एज से कुछ ना कुछ कैरी कर ही रहे हैं फ्रॉम द अर्ली प्राइमेट्स टिल नाउ। तो वो उसके बारे में एक स्टडी है। और एक और आर्टिकल है जो है ग्रीन अमोनिया। अमोनिया आप जानते होंगे इज़ यूज फॉर फर्टिलाइज़र्स। तो ये ग्रीन अमोनिया क्या है, ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया हुआ अमोनिया है, इस ग्रीन अमोनिया। और ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं इजिप्ट से, उसके बारे में न्यूज़ है। ब्लू अमोनिया, जैसे आपने देखा हो ना कि अलग अलग तरीके से कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करते हैं, तो ब्लू दे देते हैं कैटेगरी, ग्रीन दे देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ब्राउन हाइड्रोजन क्या कहलाता है। अलग अलग चीज़ों से बनाई गई हाइड्रोजन का कलर चेंज हो जाता है, वैसे ही अमोनिया बनाने के तरीके से अमोनिया का कलर चेंज हो जाता है। ग्रीन अमोनिया कहलाती है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन फ्री सोर्स से आई हो। ब्लू अमोनिया जो कैप्चर और स्टोर की गई हो, उसका बाय प्रोडक्ट होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रे और ब्राउन अमोनिया जो कि फॉसिल फ्यूल से बनाई हो। ये एक पंजेंट गैस है जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होती है, और जो प्रोसेस इसमें यूज़ होता है उसका नाम है हेबर-बॉश प्रोसेस, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है हाई टेम्परेचर्स पे। और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन अमोनिया की पॉलिसी लाई थी 2022 में। दीज आर दी आर्टिकल्स। और इसी के साथ आपका फिनिश होता है अक्टूबर मैगज़ीन, और फ्रिक्वेंटली अब लेक्चर्स आते रहेंगे। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आर्टिकल हेल्पफुल था या नहीं था, या कोई इशू आ रहा है, द वे ऑफ टीचिंग में कोई इशू है, कुछ बोलने में इशू है, कंटेंट में इशू है, प्लीज़ लेट मी नो। और आपसे मिलता हूँ मैं अब सितंबर के लेक्चर में, और बहुत जल्दी हम ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड and I'll see you in the next one. Thank you so much for your time. Keep working hard. लगे रहिए, चीज़ें बेटर होंगी। और I'll see you in the next one. जय हिंद।